संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज अब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, अप्रैल महीना 6 हो गया, समाप्त हो गया है। अप्रैल महीना चूंकि समाप्त हो गया है, सॉरी हिंदी छत्तीसगढ़ी मिक्स हो रही है चीजें, वापस आते हैं। तो अप्रैल महीना हो गए 6 और 6 होए के खातिर का है कि आखिरी हफ्ता के समाचार हमारे खा बचे रहे। तब वो पूरा समाचार ला एक संग आप मन के सामने प्रस्तुत करत हूँ। अब एक क्वेश्चन घलो है, आप मन करा कृपया कमेंट में जवाब जरूर दिया भाई। आप मन करा इतना साथ के उम्मीद है। ऐसे है कि आप मन न्यूज साप्ताहिक पसंद करिया, डेली पसंद करिया कि मासिक पसंद करिया, तेन ला आप जरूर अपन कमेंट में बता दिया, ताकि मोला वीडियो बनाए में थोड़ा सहूलियत होए और आप मन ला भी देखे के नया अंदाज जो है तेना पता चले। तो अब का है, हिंदी में आत हो, समाचार ला ज्यादा समय बिना लेहे भाई शुरू करत हो, नाराज जन हुई है तो हिंदी में आत हो, शुरू करते हो। चलिए पहला समाचार है चर्चित व्यक्तित्व। तो कोंडागांव की एक शख्सियत है जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख पा रहे हैं। नाम है रश्मि शुक्ला जी। रश्मि शुक्ला जी मिसेस इंडिया स्पर्धा में भाग लेने गई थी और मिसेस इंडिया स्पर्धा में भाग लेते हुए रनर अप रही। तो चूंकि छत्तीसगढ़ की एक शख्सियत है, मिसेस इंडिया स्पर्धा जो कि जयपुर में हो रही थी, उसमें रनर अप बनी, मिसेस छत्तीसगढ़ बनी, इसलिए हमें इनका नाम जानना तो बनता है। तो रश्मि शुक्ला जी कोंडागांव की निवासी, वीनस मिसेस इंडिया स्पर्धा 2025 रनर अप रही। जयपुर में आयोजन हुआ था स्पर्धा 25 से 27 अप्रैल। इग्नोर कर सकते हो इस फैक्ट को। बेस्ट फेस लुक अवार्ड उन्हें मिला और मिसेस छत्तीसगढ़। तो हो सकता है आपसे मिसेस छत्तीसगढ़ पूछ ले, कहाँ हुई थी स्पर्धा ये पूछ ले, तो आप जरूर याद रखिएगा। अगली न्यूज पर आते हैं, बात करते हैं श्रीधर साहू जी की एक और शख्सियत। ये भाई साहब हमारे जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, श्रीधर साहू कबड्डी के खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में अंडर 19 की भारतीय टीम नेपाल के पोखरा में गई हुई थी। वहां एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो आयोजित हो रही थी। एशियाई स्तर की जो स्पर्धा है यूथ लेवल की, वो आयोजित हो रही थी। उसमें उन्होंने प्रतिनिधित्व किया भारतीय टीम का, यानी कि भारतीय टीम के सदस्य रहे, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया और भारतीय टीम को जब जीत मिली तो इनका भी योगदान रहा। तो अब ये चर्चित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गए हैं, नाम याद रखना बनता है। यूथ गेम्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप आयोजन हुआ नेपाल के पोखरा में। तो आप कुछ चीजें क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? खिलाड़ी का नाम निकालेंगे अपन। खिलाड़ी का नाम तो साफ दिख रहा है, क्या है अपने पास? खिलाड़ी का नाम श्रीधर साहू। तो खिलाड़ी का नाम श्रीधर साहू, अंडर 19 कबड्डी खिलाड़ी, नेपाल के पोखरा में जो आयोजित हुई थी स्पर्धा यूथ गेम्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप, उसका हिस्सा बने। रहने वाले कहाँ के हैं? तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। देखिए नवगठित जिला है, नवगठित जिले की हर उपलब्धियां सेलिब्रेट की जाती हैं, तो आपको ये याद रखना बनता है। एक और खिलाड़ी आएंगे, आगे जिक्र करेंगे उनका भी, वो कप्तान थे। चलिए बात करते हैं करेगुट्टा की पहाड़ी। करेगुट्टा की पहाड़ी अभी कुछ दिनों से लगातार चर्चा पे बनी हुई है और आज समाचार जो मैं आखिरी बना रहा था वहां तक ये मिला है जानकारी कि भारतीय सैन्य बल या पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सहायता से उतरी है और एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। यानी करेगुट्टा पहाड़ी पर ऑलमोस्ट भारतीय सैन्य बल का जो है कब्जा हो गया है। करेगुट्टा एक तेलुगु शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला पहाड़। ये पहाड़ अभी चर्चा में इसलिए आया कि कुछ नक्सलवादी यहाँ छिपे होने की खबर आई और चूंकि नक्सल उन्मूलन अभियान चल ही रहा है तो इस जगह को घेरा गया और लगातार पिछले एक हफ्ते से ये संघर्ष जारी है और अभी एक बड़ी सफलता रही करेगुट्टा पहाड़ी को लेकर। चूंकि लगातार समाचार पत्र में बना हुआ है तो ये पहाड़ी आपको याद रखनी बनती है। काला पहाड़ भी कहते हैं, करेगुट्टा भी कहते हैं, तेलुगु शब्द है, याद रखिएगा। पहाड़ पर सैन्य बल का कब्जा हुआ है। ऑपरेशन छत्तीसगढ़ पुलिस तो चला ही रही है, साथ ही में तेलंगाना पुलिस भी इस अभियान में साथ दे रही है और पहला मिलिट्री फोर्स जो है वो अभियान दे रही है। ध्यान रखिए इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है कगार। अच्छा, इसमें गरुड़ नाम से भी एक ऑपरेशन चल रहा है जो पहाड़ी को कब्जा में लेने के लिए चल रहा था। तो कौन सा ऑपरेशन चल रहा है ये पूछेगा तो कगार वो है जिसमें पूर्ण नक्सली उन्मूलन करना है, पर इस पहाड़ी को कब्जे में लेने के लिए गरुड़ नाम से, ध्यान रखेंगे यहाँ पर वो मेंशन नहीं हो पाया है तो नोट जरूर कर लेंगे। गरुड़ नाम से एक अभियान अतिरिक्त चलाया जा रहा है इस पहाड़ी को कब्जे पे लेने के लिए। और अगर ये पहाड़ी कब्जे पे आ जाती है तो एक बड़ा इलाका जो है नक्सलियों के हाथ से निकल जाएगा। यहाँ हिड़मा मांझी के छुपे होने का प्रयास है, अब तक कौन है क्या है तस्वीर कोई देखा नहीं है, पर ये प्रयास चल रहे हैं। तो अगर ये संभव हो जाता है तो बड़ी उपलब्धि होगी हमारे सैन्य बलों के लिए।
पहाड़ का नाम कर्रेगुट्टा, एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। अगली न्यूज पर आते हैं, तो ये है हमारे सोमेश साहू जी, जिनके बारे में जिक्र करा था, एक और कबड्डी खिलाड़ी हमारे बलौदाबाजार जिले के। हाँ, तो बलौदाबाजार जो है ना वो कबड्डी का गढ़ है छत्तीसगढ़ में। ऐसा कहीं स्पेशल मेंशन तो नहीं किया है किसी किताब में, पर ऑफ कोर्स बलौदाबाजार के बहुत सारे खिलाड़ियों ने उपलब्धियां हासिल की है कबड्डी के क्षेत्र में, और यदि इन संभावनाओं को तराशा जाए तो बेहतर और बेहतर उपलब्धियां हम देख पाएंगे। तो अभी ये जो हमारे खिलाड़ी हैं सोमेश साहू जी बलौदाबाजार के, अंडर 19 कबड्डी टीम का कप्तान इन्हें बनाया गया था, भारतीय अंडर 19 कबड्डी टीम। तो आप समझ रहे हैं क्रिकेट के परे भी है इस राज्य में, इस देश में कुछ, और वो भी आप देख पा रहे हैं कि एक उपलब्धि हासिल करता है खिलाड़ी बलौदाबाजार से निकल करके। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर लौटने वाली टीम का नेतृत्व किए थे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। तो उपलब्धि है, और आयोजन तो मैं आपको बताई पोखरा नेपाल में हो रहा था। बात करते हैं अगली न्यूज पर, बस्तर की रोमा हल्दी। हाल फिलहाल में इस पर काफी शोध हुआ, और इस शोध में यह पता चला है कि बस्तर में पाए जाने वाली जो खास किस्म की हल्दी है रोमा, उसमें कैंसर प्रतिरोधक गुण बाकी हल्दी की प्रजाति से थोड़े ज्यादा हैं। हल्दी में होते हैं ये गुण जो कैंसर के लिए एंटी का कार्य करते हैं, पर हमारे यहाँ की जो रोमा हल्दी है उसमें कुछ ज्यादा ही ये गुण है। पूर्णतः ऑर्गेनिक हल्दी है, इसका संरक्षण 2016 से चल रहा है। हल्दी में एक करकुमिन नाम का पदार्थ होता है, पीला रंग लाने का जो कारक होता है, उसमें ही वो गुण पाए जाते हैं जो कैंसर रोधी होते हैं, और वो हमारे यहाँ की हल्दी में कुछ ज्यादा है, बाकी राज्यों की हल्दी की तुलना में थोड़ा ज्यादा। इसकी मात्रा 0.73% है। आमतौर पे इतना नहीं होता है किसी भी और राज्य के हल्दी की प्रजाति में। तो रोमा हल्दी बस्तर की पहचान। आगे अगली न्यूज पर आते हैं। अगला न्यूज है, निःशक्त निगम का नाम बदल दिया गया है। निःशक्त जन जो शब्द है, आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री महोदय अक्सर कहते हैं कि निःशक्त जन शब्द की जगह हम दिव्यांग जन यूज करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम, ये नया नाम होगा अब हमारे यहाँ इस विभाग का। हाल ही में इनके अध्यक्ष के रूप में लोकेश कांवड़िया जी की नियुक्ति हुई, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे इनकी नियुक्ति संबंधी समारोह में। ये विभाग जो है, यानी अब दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम 2003 से ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रहा है जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उनको सामाजिक स्तर में बराबरी का दर्जा दिलाने, उनके विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था है। तो याद रखेंगे, यह है साहब जिनके आप तस्वीर देख रहे हैं, लोकेश साहब और लोकेश कांवड़िया जी। अगली न्यूज पर आते हैं। शिक्षा और अनुसंधान का दायरा बढ़ेगा। क्या होने वाला है? होने वाला बहुत सिंपल सा चीज है कि देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है हमारे यहाँ का रायपुर वाला, वो और उसके साथ भिलाई की जो हमारी आईआईटी है, वो दोनों आपस में मर्ज कर रही हैं। एक दूसरे के साथ शैक्षणिक समझौता तो कर ही रही है, साथ ही में एक दूसरे के साथ टेक्निकल बॉन्डिंग भी बनाएंगी, एक दूसरे के साथ अपने प्रयोग को साझा करेंगी, एक दूसरे के प्रयोग में साथ मिलकर के योगदान देने का प्रयास करेंगे। यानी शिक्षा, शोध, प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में दोनों संस्थाएं मिल करके कार्य करेंगी। प्रशिक्षण वगैरह एक दूसरे संस्थान में आयोजित किए जा सकेंगे ताकि जो बेहतर रिजल्ट है छात्रों का वो प्राप्त हो सके। तो हाल ही में किन दो बड़ी संस्थाओं के बीच समझौता हुआ, अगर प्रश्न इस तरह से आता है तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर है वो, और दूसरा आईआईटी भिलाई, ये दोनों आपस में शिक्षा शोध समझौता किए हैं, याद रखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं, बस इतना है, 5 वर्ष के लिए समझौता कायम रहेगा, ये एक अगला फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। अगला जो है हमारे पास, ये एक खास त्योहार है, इसको बोलते हैं मरका पंडुम, करसाड पर्व को कह देते हैं। तो ये इस बार आयोजित हो रहा है कहाँ? या आमा जोगानी पर्व कोंडागांव में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोंडागांव में होता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजापुर में होता है, अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रहा है। तो कोंडागांव के अलावा ये जो है, ये वाली न्यूज नारायणपुर के खड़का गांव में अभी जो आयोजित हो रही है, वहां से मैं निकाला हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे होता है, मैं क्लियर करता हूं ना, तो आप ये रट्टा मत मानने लग जाना कि सिर्फ यही होता है। बस्तर संभाग का पर्व है। इस बार अभी आयोजन नारायणपुर के खड़का गांव और कोंडागांव 2 जगह पे चल रहा है। 7 साल में एक बार बड़े स्तर पर इसको आयोजित किया जाता है। नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, ये सारे जगह के लोग, आसपास के अन्य राज्यों के लोग इसमें भाग लेते हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र के जनजातीय लोग भी आते हैं और अपने देवता को आम और उसकी फसल भेंट करते हैं। पूर्वजों को बेसिकली याद करने का पर्व है। इसी तरह आमा पंडुम तिहार भी होता है, तो दोनों समझ सकते हैं कि मिक्स करके याद करिएगा। मांदर और तुड़बुड़ी इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, इसको भी याद रख लेंगे। फिर बात करते हैं अटल डिजिटल सुविधा केंद्र। देखिए, ये योजना लॉन्च होने से पहले ही मैं आपको इसके बारे में बताया था, अभी एक बार दोबारा दोहरा दे रहा हूँ।
अटल डिजिटल सुविधा केंद्र आखिर योजना है क्या? सीएससी सेंटर खोले जाने वाले हैं राज्य में प्रति ब्लॉक के हिसाब से 10-10, हर ब्लॉक पे 10। 146 ब्लॉक हैं छत्तीसगढ़ में, तो 146 ब्लॉक के पीछे यदि मैं 10-10 खोलूं तो मेरे पास ये 146 ब्लॉक्स जो हैं 10-10 खोल रहे हैं, 1460 सेंटर मेरे पास खुल पाएंगे। इनको नाम जो है होंगे तो सीएससी सेंटर, बट इनको नाम क्या दिया जा रहा है? अटल डिजिटल सुविधा केंद्र। यहाँ वो सभी कार्य होंगे जो सीएससी सेंटर में होते हैं, यानी फॉर्म भरना, पेंशन प्राप्त करने संबंधी, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने, लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन, इस तरह के सारे सरकारी योजना के संबंधी फॉर्म भरना, ये सब काम यहाँ पर सुनिश्चित हो सकेगा। इससे युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, ग्रामीणों को क्या लाभ होगा? ग्रामीण जो शहरों तक की यात्रा करते हैं इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, अपने गांव में, अपने मजरा, अपना पारा, टोला, मोहल्ला, बस्ती जो कह लीजिए, वहां ये सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये योजना बहुत सही तरीके से चल जाती है। अभी तो केवल 10-10 है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। तो 146 ब्लॉक में हर जगह 10-10, तो 1460 एक साथ ओपन किए जा रहे हैं। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र इसका नाम होगा ये सीएससी सेंटर। सीएससी क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। देखिए क्या है कि अभी एडीओ के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफी आ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। अगली न्यूज पर आते हैं। अगला जो है हमारे पास न्यूज वो है मोर गांव मोर पानी महाअभियान। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कुछ न्यूज में इस तरह से चर्चित कर दिया गया है कि ये पहली बार हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, 2022 में भी, 23 में भी इसको चलाया गया था, पर 2025 में एक साथ जो हमारी 11,693 ग्राम पंचायत है वहां एक साथ प्रारंभ करने की घोषणा हुई है, ये इस बार नया है। तो मोर गांव मोर पानी महाअभियान 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया और उसी दिन ये घोषणा की गई। इससे पहले का जो न्यूज मैं आपको बता रहा था अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, वो भी उसी दिन से प्रारंभ किया गया, यानी 24 अप्रैल साल 2025 को उसका भी प्रारंभ होने का तिथि है, पंचायती राज दिवस होता है। ये योजना भी मोर गांव मोर पानी महाअभियान उसी दिन से प्रारंभ की गई हमारे मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी के द्वारा। प्रदेश के 11,693 ग्राम पंचायतों में एक साथ, 11,693 ग्राम पंचायत में। नाम से तो समझ में आ रहा है जल संरक्षण का अभियान है और इसमें पंचायत की भूमिका भी सुनिश्चित की जानी है। आपके पास जो भी जल स्रोत है, तालाब हो, पोखर हो, कुएं हो, झिरिया हो, जिस भी तरह का जल स्रोत है आप उसे सहेजें। इस गर्मी पे अक्सर क्या होता है कि समस्या जब चरम पर चली जाती है तो याद आती है, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। जब धुर गर्मी आई है तब हमें जल स्रोत की कीमत समझ में आ रही है। तो ये योजना जो है उसी से जुड़ी हुई है कि आप खेत तालाब, जल ग्रहण संरचना आदि बनाइए, जो आपके पास पहले से संरचना है उसको रिपेयर करिए, डिकंस्ट्रक्ट करिए, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। लोक सेवा गारंटी एक्ट में नया प्रावधान जुड़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाला है। लोक सेवा गारंटी एक्ट में एक नई चीज जोड़ी गई है, वो है लिफ्ट और एस्केलेटर्स, वही अप डाउन करने वाले साधन, हाँ, जिसमें हम अपना काम कम करके मशीन की सहायता से ऊपर या नीचे जाने आने की सोच रहे होते हैं, हाँ, अब उसको अपनी सुरक्षा को ताक पे रख करके कर रहे होते हैं। तो अब ये सुरक्षा सुनिश्चित करना उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है जो हमें ये सुविधा दे रहा है। इसलिए एस्केलेटर सेवाएं जो हैं और लिफ्ट सेवाएं जो हैं उनको लोक सेवा गारंटी एक्ट में पहली बार शामिल कर दिया गया है इस राज्य में। और अब 30 दिन के भीतर जितनी भी कंपनियों ने अलग अलग मॉल्स में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, जहां भी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं अपने लिफ्ट या एस्केलेटर्स, उनको उसको पंजीयन कराना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके क्रियान्वयन को चेक करके बताना पड़ेगा कि वो सही है नहीं है, भार वहन क्षमता अब भी उतनी है या नहीं है। इसको अब 30 दिन के भीतर इनको सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पूरा पंजीकरण, नवीनीकरण, निरीक्षण अनिवार्य हो गया है। देखिए, जान माल की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, इसलिए ऐसा किया गया है। और इससे एक क्वेश्चन और निकल सकता है कि लोक सेवा गारंटी एक्ट हमारे यहाँ कब से लागू है? साल 2011 से। हो जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए, तो मेरी एक क्लास है जो कि शुरू हुई है, ऑनलाइन क्लास है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो जो 3 हिस्से हैं, आजीविका हो गया, पंचायती राज हो गया, या ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना है, वो मैं सब कवर करा रहा हूँ। विद इन 1 मंथ मैं वो सारी चीजें, 1 महीने या 1 महीना 10 दिन में तो सारी चीजें मैं आपके लिए कवर करा दूंगा। बहुत सारी किताबें जो प्रकाशित हुई इसमें डाटा थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो मैं सुधार करके सब अपडेट करके करा दूंगा। थोड़ा सा प्रचार करना बनता है, तो वो मैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, मेरे सारे
प्रोफाइल में हर तरफ आपको वो दिख जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं और रुचि हो तो प्लीज ज्वाइन करें। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। राज्य का पहला सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र ये खोल दिया गया है। देखिए हमारे यहाँ एकमात्र सैनिक स्कूल जो है वो संचालित होता है अंबिकापुर में, और वहीं अभी हाल में राज्य का पहला सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान जो कि ये तय करता है, ये देखता है उन मानकों को कि क्या यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो सेना में चयन किए जाने के योग्य हैं या नहीं है, उसकी परीक्षाएं वगैरह आयोजित करता है। तो उसका पहला सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र अंबिकापुर में स्थापित किया गया। उद्घाटन के लिए हमारे राज्यपाल महोदय रामेन डेका जी को बुलाया गया था। उल्लेख खास बात यह है कि अंबिकापुर में राज्य का एकमात्र सेवा चयन बोर्ड बना है। यहाँ सैनिक स्कूल भी संचालित है साल 2008 से। इसके अलावा मैं आपको सैनिक स्कूल पे बात आई तो एक अपडेट और दे देता हूँ। हालांकि ये पुराना डाटा है पर अब तक इसमें काम हुआ नहीं है। राज्य के जो बाकी के 4 संभाग हैं, यानी कि बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया और बस्तर, इन चारों संभाग में भी एक एक सैनिक स्कूल खोले जाने का अनाउंसमेंट किया गया था। इस किए हुए अनाउंसमेंट को 3 साल हो चुके हैं, बना नहीं है, पर अभी अंबिकापुर वाला जरूर चल रहा है। आगे अगली न्यूज पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में संशोधन हुआ है। देखिए उद्योगों को लेकर के काफी कार्य चल रहा है इस राज्य में, और नई घोषणा अब ये है कि उद्योग, जितने भी नए उद्योग होंगे अब एक ही भूखंड पर दुगना निर्माण कर सकेंगे। तो एक भूखंड उनको खरीदना है, निर्माण क्षमता दुगनी हो जाएगी, तो कोई भी इन्वेस्टर आकर्षित होगा कि उसको कम जमीन पे अधिक निर्माण करने का मौका मिल रहा है। तो राज्य ये प्रदान कर रहा है। जो फ्लैटेड इंडस्ट्रीज है उनको 3.0 FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो, यानी कि जितना एरिया उन्होंने खरीदा है उसके अनुपात में 3 के अनुपात में या 3 के रेशियो में वो फ्लोर्स बना सकेंगे, यानी एक के ऊपर एक स्टोरीज बना सकेंगे और अपने एरिया को एक्सपेंड कर सकेंगे। यदि आप औद्योगिक प्लाट्स हैं तो 70% ग्राउंड कवरेज ले सकेंगे, और बड़े भूखंड पर 7.0 तक FAR की अनुमति दे दी गई है। इसलिए कोई भी उद्योगपति कम भूमि पर अधिक से अधिक क्षमता निर्माण कर सकेगा। इस बदलाव से जाहिर सी बात है लघु उद्योग या स्टार्टअप उद्योग बहुत आकर्षित होंगे और राज्य में निवेश बढ़ने की संभावना होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर बात करते हैं। गरियाबंद में बाघ देखे जाने के प्रमाण मिले हैं। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि 2 साल हो गए थे लगभग गरियाबंद में बाघ की आखिरी दहाड़ सुने हुए। अब इस बार पग मार्क मिले हैं, पैर के चिन्ह मिले हैं गरियाबंद में। पता ही आपको गरियाबंद का जो इलाका है, धमतरी का इलाका मिला करके उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व वाला क्षेत्र 2009 से स्थापित वाला जो हम चलाते हुए आ रहे हैं या मानते हुए आ रहे हैं, तो वहां अब बाघ देखे जाने की संभावना मानी जा रही है। अभी तो सिर्फ पैर के निशान मिले हैं, दिखना पुष्टि होना बाकी है। वहाँ एक क्षेत्र है कुल्हाड़ी घाट, इसको थोड़ा याद रखेंगे। राज्य में कुल्हाड़ी पहाड़ी वाला क्षेत्र अलग है, कुल्हाड़ी घाट अलग है, ठीक है। कभी कुल्हाड़ी घाट राजीव गांधी के आने के लिए न्यूज बनाई जाती थी, ठीक है, तो अब उसको भी ध्यान रख सकते हैं। हालांकि उसका प्रश्न नहीं पूछेगा पर ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है हमारे पास वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। कई पैरामीटर्स पर आती है, मैं वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जैसे समग्र रैंकिंग में छत्तीसगढ़ उल्लेखनीय सुधार किया है, यानी कि इंक्लूसिव जो रैंकिंग निकाली 2022 में हम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 9वें स्थान पर थे और हम अभी 6वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो अभी इन 3 सालों के भीतर 3 अंकों का सुधार हुआ है, हम 6वें स्थान पर आ गए हैं, यानी कि प्रगति कर रहे हैं, बेहतर स्थिति में है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ 3 स्थान की छलांग लगा लिया है। पुलिसिंग की यदि बात करें तो पहले हम राष्ट्रीय रैंक 4th थे, अब जो अभी है, पहले तो नहीं अभी थे, 4था स्थान है हमारा पुलिसिंग में। पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है, अभी भी सिपाही पद पे 21% रिक्तियां पड़ी हुई हैं, अधिकारी पद पे 27.8 पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं। तो अगर ये फुलफिल होते हैं तो शायद पुलिसिंग और बेहतर हो सके। इसका मतलब क्या है, नौकरी के और अवसर हैं, सरकार निकाले तो युवा तो तैयार बैठे हुए हैं ना। हाँ, तो महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी बहुत कम है हमारे यहाँ, केवल 7.6% है। ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया मान सकते हैं। इसी में आगे है विधिक सहायता, यानी लीगल एडवाइजरी बॉडी, जिसमें सरकार सहायता करती है आपको विधिक सहायता देने के लिए। तो 2022 में हम 11वें स्थान पे थे, अब हम 7वें स्थान पे पहुंच गए, तरक्की हुई है। ओके, रिक्तियां अभी 0 हैं, यानी हम बढ़िया काम कर रहे हैं इस मामले पे। न्यायपालिका यदि जुडिशरी की यदि बात करें तो हमारे रैंक में गिरावट आई है, 6वें से हम 8वें स्थान पर आ गए। प्रॉब्लम पर ठीक है। चुनौतियां क्या है, SC ST OBC जजों की संख्या में कमी आई है, महिला जजों की भागीदारी जो है वो बहुत कम है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में मात्र 6.3 और जो निचली अदालतें हैं वहां
43.7, यानी वहां तो ठीक ठाक परसेंटेज है। जज और स्टाफ पद 30% रिक्त है। ये आपको नहीं पढ़ना है, बस एनालिसिस करने के लिए काम आता है। जब मीन्स में आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर आप किसी बड़े एग्जाम में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एनालिसिस करते हुए पॉइंट लिख रहे हो, वहां ये काम आएगा। बाकी यहाँ जो है आप रैंक याद करिएगा। विधिक सहायता में 11वें से 7वें आ गए हैं, यहाँ 6वें से 8वें आए हैं न्यायपालिका में, और यहाँ जो था हम समग्र में 9वें से 6वें, यही पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। पुलिसिंग में हम 4थे नंबर पे हैं। यदि एसआई की तैयारी कर रहे हैं और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। फिर आते हैं, और क्या है हमारे पास इसमें, जेल प्रशासन भी है। जेल प्रशासन में जैसे थे वैसी स्थिति पे है, पहले भी 13वें, अभी भी 13वें, 50% से अधिक पद अभी भी खाली है, नौकरियों की संभावना है। देखें, जेल प्रशासन में सुधार की गति मतलब धीमी है। समग्र संकेतक यदि देखें तो 68 कुल संकेतक थे, 41 में राज्य बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, यानी एक बेहतर राज्य की तरफ बढ़ रहा है। वो तो हम रैंक में देख ही लिए सुधार वाली। तो ये था हमारे पास इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के आंकड़े। आगे बढ़ते हैं, अगला है तेंदुपत्ता संग्रहण रिपोर्ट। बहुत डिटेल पे नहीं जाएंगे, इसमें लिखी हुई चीजें बहुत ज्यादा है, बता तो मैं सब दूंगा पर मैं आपको बताता हूं क्या याद करना है आपको खास। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर तेंदुपत्ता जो है उसमें जितने भी तेंदुपत्ता हो गया लघु वनोपज संग्राहक है, वो ऑनलाइन भुगतान इस बार प्राप्त करेंगे, सीधे उनके खाते में जुड़ेगा। ये एक नई पहल। दूसरा, प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता 5,500 रुपए पे खरीदी होगी। पिछले बार से 1,500 ज्यादा, 4,000 पे हो रही थी, अब 5,500 पे होगी। संग्राहकों की संख्या है 14 लाख परिवार। तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा संग्रहण किया जाता है बस्तर में। बस्तर में यदि देखा जाए तो 5.64 लाख मानक बोरा अकेले बस्तर संभाग से आता है। वहां 10 जिला यूनियन कार्यरत है, ये आपको याद रखना है। बस्तर में 10 जिला यूनियन कार्यरत है, 216 समितियां कार्यरत है और 5.64 लाख मानक बोरा संग्रहित होता है। इसी तरह बाकी अगर देखें अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में तो 21 जिला यूनियन कार्यरत हैं और कुल 868 समितियां कार्यरत हैं। इनको अगर मिला दूं मैं तो फिर ये लोग संग्रह करते हैं 10.08 लाख मानक बोरा, बाकी सब मिला करके, जबकि अकेले बस्तर आधे लगभग पूरा कर रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो 31 जिला यूनियन समितियां हैं और 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति है, वो सब मिलकर के संग्रह कर रही हैं। 954 लॉट है टोटल जिसमें वो खरीदी होगी और इस बार कुल खरीदी का लक्ष्य है 16.72 लाख हेक्टेयर। सुपर मोस्ट आईएमपी डाटा है। 31 जिला यूनियन, 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति और 16.72 लाख मानक बोरा खरीदी का लक्ष्य। 5,500 रुपए की दर पे पिछले बार की तुलना में 1,500 ज्यादा। खरीदी कौन करता है ये आपको पता ही है, तो उसको अगर पता है ना, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, मार्कफेड मत लगा के आना, गलत कर दोगे, धान का है वो। चलिए फिर आते हैं कृषि वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट। हमारे यहाँ के डॉक्टर दीपक शर्मा साहब हैं, इनको उनकी उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया। ये आयोजन हो रहा था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। उन्होंने देश की पहली औषधीय धान, जिसको संजीवनी धान कहा गया था या लुचाई करके प्रजाति थी, उसको डेवलप करने में योगदान दिया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिल करके संजीवनी धान, देश का पहला औषधीय धान लुचाई प्रजाति, बौना लुचाई या संजीवनी, उसको डेवलप किया था उन्होंने बार्क के साथ मिल करके। और एक उन्होंने उच्च उपज क्षमता वाला टीसीआर प्रजाति का धान विकसित किया था। तो इस खोज के अलावा उन्होंने कई और धान प्रजाति पर शोध किया है, पिछले 30-35 साल से कार्यरत हैं। तो उनके पूरे जीवन की उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। अगला है महापौर सम्मान निधि में घोषणा। अब देखिए कमाल की न्यूज है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप यूपीएससी लिखते हैं, प्री पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, इंटरव्यू पे बैठते हैं, तो महज इंटरव्यू पहुंचने तक यदि आप सफर तय करते हैं तो राज्य सरकार आपको 1 लाख रुपए देगी। तो छात्रों के लिए तो मतलब जैकपॉट वाली बात है कि आप तैयारी करिए, दम से तैयारी करिए, प्री और मेंस क्लियर करिए और 1 लाख रुपए राज्य सरकार आपको देगी ही देगी। कलेक्टर बनिए, भविष्य संवारिए अपने राज्य का, बहुत अच्छी बात है, अपने देश का बहुत अच्छी बात है, पर यह भी आपको सरकार अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगी। और इसमें जो प्रोवाइड होगा, मैं शायद सेम चीज पोस्ट कर गया हूँ, पर ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ वो खबर नहीं हो पाई है पोस्ट, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, महापौर सम्मान निधि के नाम से 1 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे न्यूज तो वही रह गई है,
बट न्यूज़ अपडेट क्या है, 1,00,000 रुपये आपको मिलेगा यदि आप प्री क्लियर करते हैं, मीन्स क्लियर करते हैं। हाँ सॉरी, इसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है यार। अब बात करते हैं जशपुर की छिंद कासा टोकरी। देखिए ये न्यूज़ बहुत यूनिक सी है। पहले तो इस टोकरी को देखिए, कमाल की दिखने वाली ये टोकरी जो है, अभी जहाँ भी बिहान पे आधारित कोई भी मेला वगैरह लगता है, सरस मेला वगैरह, तो आप इसको बिकते हुए देखे होंगे। 30-35 साल से पुराना इतिहास नहीं इस टोकरी का। छींद कासा, छींद की जो एक प्रकार का पेड़, खजूर की प्रजाति का, और कांसा एक प्रकार की घास जो कि बांग्लादेश के इलाकों में, बंगाल के इलाकों में और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, उसको मिला करके ये बनाया गया है। और इसको कांसा बेल की महिलाएं तैयार कर रही हैं। इतनी यूनिक पहचान है कि ये बस्तर जशपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र, तो याद रखना है, एकदम यूनिक पहचान बन गई है, वहाँ का यूनिक प्रोडक्ट बन के इतना उभरा है कि अभी GI टैग के लिए हम आवेदन किए इसके लिए। तो याद रखेंगे, छिंद कांसा टोकरी कहाँ बनता है, जशपुर, कांसा बैल क्षेत्र, महिलाएं बना रही है। किससे जुड़ करके बना रही है, बिहान से। और बिहान जहां भी आ गया वहां याद रखिएगा एडीओ का एग्जाम ट्रिगर कर जाता है। तो GI टैग के लिए हम आवेदन किए हैं। 30 साल पहले मनमती नाम की एक किशोरी थी जिन्होंने इसको देखा, पहली बार बनाने का ट्राई किया, और फिर जब वो क्लिक कर गया तो 2017 में बिहान से इसको जोड़ करके अब ये प्रोडक्ट कई जगहों तक पहुंच रहा है, प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उभर रहा है। तो ये कमाल की एक टोकरी, और इसके साथ ये न्यूज समाचार एंड। अप्रैल होता है समाप्त, मई के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। पर हाँ, आपसे मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी क्लासेस उपलब्ध है। यदि आप उसे लेना चाहें तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ मेरा नाम नंबर आपको मिल जाएगा और आप संपर्क करके उस क्लास से जुड़ सकते हैं। आपको निराशा नहीं होगी, काफ़ी डिटेल वाली अच्छी क्लास मिलेगी। तो ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह आपका फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं आपसे।